हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन आवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, आज हम एनटीए नेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे व डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, काम करने वाले गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसा संगठन होता है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? इस गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? राजेंद्र सिंह, कैलाश सत्यार्थी, रुक्मणी बनर्जी, भरत वत्रम। राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ, इसकी स्थापना जो है 30 मई 1975 को हुई थी, यानी 1975 को हुई थी। ये संस्था जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर या लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। तरुण भारत संघ अस्थायी विकास उपायों के माध्यम से देश के असहाय लोगों के जीवन में गरिमा और समृद्धि लाने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य बिना किसी आर्थिक स्थिति, जाति और धर्म की परवाह किए बिना पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए काम करना है। साथ ही तरुण भारत संघ प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय संचालित विकेंद्रित प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, कृषि अर्थव्यवस्था, विनिर्माण एवं उद्योग, संयुक्त परिवार। राइट आंसर क्या रहेगा? विनिर्माण एवं उद्योग। ये किसी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, ये शहरी समाज की विशेषता है। उद्योग धंधे गांव में नहीं होते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, मतलब यहाँ गांव में कृत्रिमता नहीं होती है या बनावटीपन नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक है और लोग प्रकृति के नज़दीक हैं। कृषि अर्थव्यवस्था, मतलब ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। संयुक्त परिवार, मतलब जहाँ 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ व संपत्ति सामूहिक होती है, उसे सामूहिक परिवार कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। शोध संबंधी प्रश्न, ठीक है, का एक समुच्चय, समुच्चय मतलब संग्रह या कलेक्शन, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन निगेटिव है, क्या है? नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। शोध संबंधी प्रश्नों का समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? व्यापक नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, लेकिन व्यापक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं शोध प्रश्न क्या होता है, शोध संबंधित प्रश्न क्या होता है। ठीक है, शोध प्रश्न शोध समस्या के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए एक क्षेत्र प्रदान करता है, या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि शोध प्रश्न आपके अध्ययन की दिशा को सामान्य प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसी के आधार पर शोध प्रश्न बनाए जाते हैं उसको समझने के लिए। अब देखते हैं शोध क्या है। ठीक है, शोध यानी रिसर्च
किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करते हुए वैज्ञानिक विधि से जिज्ञासा को समाधान करने की जब कोशिश की जाती है तो उसे शोध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख। राइट आंसर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण समुदाय को छोटे छोटे गणराज्य कहा है जो स्वावलंबी हैं, जिन पर बाहरी घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक विपत्ति आती है और चली जाती है, परंतु भारतीय गांव वट वृक्ष के समान अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं। सर चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार है ये। और ये लॉर्ड रिपन कौन है? लॉर्ड रिपन ब्रिटिश काल में भारत के वायसराय थे। ठीक है फ्रेंड्स। और लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ के मतलब विद्वान थे। और भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल एक्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। जवाहरलाल नेहरू से तो सभी परिचित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। ये किसका कथन है? इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें राइट वो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं। जी मोस्का, के मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, वी परेटो, एल फ्यूरबक। राइट आंसर क्या है? विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी जो 1935 में पब्लिश हुई उसमें कहते हैं इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैरेटो ने किस बुक में चर्चा की कि इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है? तो राइट आंसर क्या होगा? द माइंड एंड सोसाइटी। पैरेटो की कुछ मुख्य अवधारणाएं भी रही हैं, जैसे अभिजन परिभ्रमण, विशिष्ट चालक का सिद्धांत, भ्रांत तर्क। जी मोस्का जी जो हैं ये इटली के राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक हैं जिन्हें अभिजात वर्ग के सिद्धांत और राजनीतिक वर्ग के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के हैं कार्ल मार्क्स। और एल फ्यूरबक ये एक जर्मन दार्शनिक हैं, जर्मन दार्शनिक व मानव विज्ञानी हैं। इन्हें समकालीन नास्तिक मानवतावाद का बौद्धिक पिता माना जाता है, या इन्हें मानव शास्त्रीय नास्तिकवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एल फ्यूरबक मानव शास्त्रीय नास्तिकवाद कौन है? एल फ्यूरबक। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम चारों ऑप्शन को समझते हुए चलते हैं। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है? कौन सा शोध गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है, यह सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है, व्याख्या को सम्मिलित करता है, मान्यता निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। गुणवत्ता परक शोध के बारे में क्या नहीं है? सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है। ये सही नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता परक शोध में केवल तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो समस्या को सकारात्मक रूप से प्रकट करे या फिर नकारात्मक।
इसमें एक पक्ष को प्रधानता नहीं दी जाती है, मतलब जो तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं वो सकारात्मक रूप से चाहे प्रकट करें या फिर नकारात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा दी गई है, उनको सुमेलित करना है। पहली अवधारणा क्या है, क्या दी गई है? सत्ता। सत्ता क्या होती है? शक्ति का वैध रूप। शक्ति का वैध रूप जो होता है वो सत्ता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति क्या होती है? शक्ति निजी स्रोत पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति निजी स्रोत पर निर्भर। तार्किकता, तीसरा क्या है? तार्किकता। तार्किकता जो है वो तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार है। तार्किकता क्या है? तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार है। वैधता, वैधता क्या है? तो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम जो होते हैं उन्हें वैधता कहा जाता है। अब इसके आधार पे यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सत्ता, शक्ति का वैध रूप और शक्ति निजी स्रोत पर निर्भर, ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? PNDT यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। PNDT यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो 1994 में आया था, ये अधिनियम इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? भारत में लिंग चयन, गर्भपात, ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है। गर्भधारण और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक यानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 यह एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? नेशनल सोशलिस्ट, ब्रोसरियन नेशनलिस्ट ग्रुप, खमेर रूज, रिपब्लिकन पार्टी। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? खमेर रूज। खमेर रूज कंपूचिया की कम्युनिस्ट पार्टी जिसे अनौपचारिक रूप से खमेर रूज के नाम से जाना जाता है। 1975 से 1979 के दौरान कंबोडिया का सत्तारूढ़ दल था ये। ठीक है फ्रेंड्स, इस शासनकाल के दौरान ज़्यादा काम, भूखमरी, बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के चलते करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी और ये सामूहिक नरसंहार से संबंधित है। लर्न करके रखिएगा, नया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम का लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, 3 वॉल्यूम का लेखक कौन है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पॉल रैबिनो, मिशेल फूको, पीटर ब्राउन, सेंट ऑगस्टिन। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? मिशेल फूको यानी माइकल फोकाल्ट हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में शक्ति और ज्ञान के संबंधों के माध्यम से शरीर के नियंत्रण की विषय वस्तु को विश्लेषण का केंद्र बनाया है। इस पुस्तक में शक्ति और ज्ञान के संबंधों के माध्यम से शरीर के नियंत्रण की विषय वस्तु को विश्लेषण का केंद्र बनाया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स। पॉल रैबिनो, ये कौन है? ये अमेरिका के मानव शास्त्री हैं और माइकल फौकाल्ट पर व्यापक प्रभावशाली टिप्पणी और विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध बुक है माइकल फौकाल्ट बियॉन्ड स्ट्रक्चरलिज्म एंड हर्मेनेटिक्स, ये 1983 में आई है। ठीक है फ्रेंड्स, माइकल फौकाल्ट के ऊपर इन्होंने बुक लिखा है, माइकल फौकाल्ट बियॉन्ड स्ट्रक्चरलिज्म एंड हर्मेनेटिक्स, 1983। और सेकंड बुक इनकी कौन सी है? द फौकाल्ट रीडर, 1984 की है ये बुक। पॉल रैबिनो की बुक माइकल फौकाल्ट के ऊपर लिखी गई है, लर्न करके रखिएगा। और ये पीटर ब्राउन, ये इतिहासकार हैं। ठीक है, पीटर ब्राउन जो हैं ये इतिहासकार हैं। इन्हें लेट एंटिक्विटी के क्षेत्र में सुसंगतता लाने का श्रेय दिया जाता है। लेट एंटिक्विटी मतलब देर से प्राचीनता। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिला कामगारों का अनुपात कितना है? विश्व बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिला कामगारों का अनुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन जो है ये आयोग द्वारा डिलीट किया जा चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अगर हम देख लें 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिला कामगारों का अनुपात, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2017 में 23.8%। ठीक है फ्रेंड्स, और 2018 में क्या रहा है अनुपात? 23.6%। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से संबंधित है। पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? रॉबर्ट प्रिटनम, जेन क्रिपर्स ब्लैक, दादा भाई नौरोजी, रॉबर्ट चेम्बर्स। राइट ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट चेम्बर्स। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, इस पुस्तक का केंद्रीय विषय ये है कि ग्रामीण गरीबी अक्सर उन लोगों द्वारा अनदेखी या गलत होती है जो स्वयं कभी ग्रामीण या गरीब नहीं रहे होते हैं। यह पुस्तक मूल्य और व्यवहार में मौलिक उलटफेर करने का आह्वान करती है और ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए अधिक यथार्थवादी कार्रवाई का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। अभी कथन दिया गया है, 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज अधिक है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? ये प्रवसन यानी प्रवास के कारण है। 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज अधिक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? ये प्रवसन यानी प्रवास के कारण है। जी नहीं, ये मतलब कि प्रवसन एक कारण हो सकता है, लेकिन इसको मतलब वो नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि केवल प्रवसन का कारण नहीं है, बल्कि इसका कारण है शहरी क्षेत्रों में जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अवधारणा और लेखक दिए गए हैं। अवधारणा एवं लेखक, इसको मैच करना है।
काल निरपेक्ष समय, काल निरपेक्ष समय ये मैनुअल कैस्ट्रल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। अतिशय वैश्वीकरता यानी हाइपर ग्लोबलाइजेसी, अतिशय वैश्वीकरता यानी हाइपर ग्लोबलाइजेसी ये डेविड हेल्ड से संबंधित है। विलंबित आधुनिकता ये एंथनी गिडेन से संबंधित है। विश्व प्रणाली सिद्धांत इसके तो इमैनुअल वालस्टीन है ही। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा राइट हो रहा है। काल निरपेक्ष समय, काल निरपेक्ष समय और मैनुअल कैस्टल्स 4 का ए, इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गॉफमैन के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। गॉफमैन के नाट्य शास्त्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं, पार्श्वमंच यानी साइड स्टेज, रहस्यीकरण, अग्रमंच, प्रभाव प्रबंधन। इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, गॉफमैन के नाट्य शास्त्र सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पार्श्वमंच यानी साइड स्टेज की उन्होंने बात नहीं की है, उन्होंने अग्रमंच यानी फ्रंट स्टेज की बात की है, बैक स्टेज की बात की है, लेकिन साइड स्टेज की बात नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स। गॉफमैन मीड के विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हैं, जिन्होंने अपने विश्लेषण में कहा था कि प्रत्येक क्रिया का मस्तिष्क में रिहर्सल होता है और रिहर्सल मस्तिष्क का पश्च क्षेत्र है यानी बैक स्टेज है, वास्तविक क्रिया अग्र क्षेत्र है यानी फ्रंट स्टेज है, और व्यक्ति अग्र क्षेत्र में ही छवि प्रबंधन करते हैं। छवि प्रबंधन को आत्म प्रभाव प्रदर्शन कहते हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। गॉफमैन छवि प्रबंधन के लिए बहुत सारे लक्ष्य और साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर अपने आत्म प्रभाव प्रदर्शन के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे सफ़ेद कोट, आला आदि। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है, यह सदैव सक्रिय सृजनात्मक तरीके से उनके अनुभवों का संचरण करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, एच गारफिंकेल, एंथनी गिडेंस, ई लीच, पियरे बोर्ड्यू। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, पियरे बोर्ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स। अब हैबिटस को ऐसे समझते हैं, जो वस्तुपरक सामाजिक संरचनाएं होती हैं वो अभ्यस्त व्यवहार यानी हैबिटस को जन्म देती हैं। हैबिटस मनोवृत्तियों का एक समूह होता है जिनका प्रयोग व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करता है। ये मनोवृत्तियां व्यक्ति को निश्चित ढंग से व्यवहार करने एवं ना करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। पियरे बोर्ड्यू जो हैं, ये कौन है, ये एक फ्रेंच समाजशास्त्री हैं, मानवविज्ञानी और दार्शनिक भी हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन, अपिको आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। प्रारंभ कहाँ हुआ था, कर्नाटक। ये आंदोलन 1983 का है। चिपको आंदोलन को कन्नड़ भाषा में अपिको चालुवाली कहते हैं। अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण है चिपको यानी गले लगाना है, तथा अंग्रेजी में हगिंग है। तीनों शब्दों का तात्पर्य पेड़ों से गले लगकर या चिपक कर उनकी रक्षा करना है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन 1983 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। वनों की रक्षा के लिए पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, यह अपिको आंदोलन।
अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ था? विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव? इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? रक्षा शोध संस्थापन ओटावा, डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ओटावा, और सेकंड में क्या दे रहे हैं? अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, और तीसरा क्या है? बेल लेबोरेटरी, और चौथा माइक्रोसॉफ्ट। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ये सेकंड ऑप्शन राइट है। अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, इसी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंध यानी मोनोग्राफ का लेखक कौन है? एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? रामचंद्र गुहा, एल फ्यूरबक, फ्रांसिस जिमरमैन और डोनाल्ड ह्यूज। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डोनाल्ड ह्यूज। एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्यावरण से संबंधित एक प्रसिद्ध बुक है, और पर्यावरण से संबंधित एक प्रसिद्ध बुक और भी है जो 1962 में आई थी, साइलेंट स्प्रिंग। इसके राइटर कौन है? राहेल कार्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 1962 में आई, साइलेंट स्प्रिंग, राइटर राहेल कार्सन। यह बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक का योगदान पर्यावरण विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं आधुनिक पर्यावरण आंदोलन को शुरू करने में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? आर के मार्टिन, बी मैलिनोव्स्की, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी मैलिनोव्स्की। बी मैलिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो 1944 में आई थी, इस बुक में संस्कृत के प्रकारवादी सिद्धांत की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मैलिनोव्स्की के अनुसार समस्त मानव संस्कृत कार्य मूलतः मनुष्य की भौतिक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भू संपत्ति प्रणाली यानी एस्टेट सिस्टम प्रायः किससे संबंधित है? भू संपत्ति प्रणाली, एस्टेट सिस्टम यानी एस्टेट सिस्टम किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? प्राचीन समाज, समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवादी समाज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सामंतवाद। कार्ल मार्क्स ने समाज के 5 प्रकार बताए हैं, जैसे पहला प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज, फिर स्लैवरी स्टेज, फ्यूडल स्टेज, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो फ्यूडल स्टेज यानी सामंतवादी अवस्था, सामंतवादी अवस्था यह समाज पूरी तरह से भू संपत्ति प्रणाली पर आधारित है, जिसमें भूस्वामी एवं भूमिहीन कृषक वर्ग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।